हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 12 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। जो पुलिस अधिकारी को कोई भी ऑफेंस के लिए सूचना दी जाती है तो वो रिपोर्ट दर्ज करेगा या क्या करेगा, कैसे करेगा, उसके बारे में और उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा वो इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें सेक्शन 154 से सेक्शन 161 तक आज हम डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 154 का सब क्लास 1 इसका इंपॉर्टेंट है। एफआईआर इसी सेक्शन में लिखी जाती है। इसमें कहा गया कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होता है तो वह व्यक्ति ओरल इंफॉर्मेशन दे सकता है या रिटन में इंफॉर्मेशन दे सकता है। ओरल इंफॉर्मेशन या रिटन इंफॉर्मेशन थाने जो पुलिस स्टेशन है वहां के पुलिस इंचार्ज को, वहां के थाने इंचार्ज को, भार साधक अधिकारी को वो इंफॉर्मेशन दे सकता है और वो भार साधक अधिकारी to officer in charge of police station by order written and signed by the complainant। अगर वो ओरल देता है तो वो पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकता है कि इसके स्टेटमेंट को नोट करे और उस व्यक्ति से जिसने सूचना दे रहा है उससे उसका सिग्नेचर कराए और तब वह उस पर आदेश देगा कि जो राज्य सरकार द्वारा पुस्तिका दी गई है जनरल डायरी, उसमें वो उसे अभिलिखित करे। अभिलिखित करने के लिए उसको निर्देश देगा। अब अगर रिटन में उसका स्टेटमेंट, रिटन में कोई सूचना दी गई है तो वह उस पर देख करके उसको आदेशित कर सकता है कि उसको जीडी पर चढ़ाए। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब कोई पुलिस अधिकारी को थाने पर सूचना देता है तो उसकी प्रथम इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। अब अगर कोई महिला के साथ में कोई घटना घटी है अंडर सेक्शन 126 और 126A, 126B, 354A से लेकर के D तक और 376 में 376A से लेकर के 376E और 509 आईपीसी में अगर कोई ऐसी घटना घटित होती किसी महिला के साथ में और वह अगर सूचना थाने को देती है तो थाने में क्या करेगा कि उसको महिला पुलिस ऑफिसर उस रिपोर्ट को लिखेगा और अगर कोई मैड या अदर पर्सन जाता है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है तो उसके साथ जो एक्सप्लेन करने जा रहा है वो उसको सूचना दे सकता है और उसकी सूचना को वह लेखबद्ध करेगा और ऐसी सूचना का वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वो बना सकता है। और इसके बाद में क्या होता है, आफ्टर पुलिस स्टेटमेंट इमीडिएट टेक मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट। अगर ऐसी घटना अगर महिला के साथ में घटित होती है और उसकी जब एफआईआर महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा थाने के भार साधक अधिकारी के निर्देश पर लिखी जाती है तो ऐसी सूचना का वह बयान स्टेटमेंट दर्ज करके तुरंत उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और मजिस्ट्रेट उसका इस सेक्शन के 154 के सब क्लास 2 में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसका स्टेटमेंट लेगा और इसके बाद में क्या होगा कि थाने पर उस जो स्टेटमेंट उससे जनरल डायरी में लिखा गया उसकी एक कॉपी जो कंप्लेनेंट है उसको मुफ्त में दी जाएगी। ये इसका सेक्शन 141 सेक्शन 154 में है। अब इसके एक लास्ट में बात कही गई कि अगर कोई अधिकारी, पुलिस थाने का अधिकारी, भार साधक अधिकारी, उसका इंचार्ज जो है अगर रिपोर्ट लिखने से मना करता है तो वह व्यक्ति रजिस्टर्ड डाक से लिखित में पुलिस सुपरिटेंडेंट को अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता है और पुलिस इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दे सकता है और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस पर अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को जांच के लिए लिख सकता है, क्योंकि पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में उस थाने के भार साधक अधिकारी के सारे पावर विद्यमान होते हैं या वो
रिपोर्ट लिखने के लिए थाने के बाहर साधक अधिकारी को इंस्पेक्टर को आप ऑर्डर कर सकता है कि वो उसको दर्ज करके इन्वेस्टिगेट करे। तो ये इसके सब क्लास थर्ड में, सेक्शन 154 के सब क्लास थर्ड में। इसको एक बार और बता देते हैं कि एफआईआर इसका मतलब दो तरीके की हो गई। पहली क्या हो गई कि जो कोई पर्सन जिसके साथ घटना घटित हो रही वो पर्सन रिटन में या ओरल दे रहा है, एक ये हो गई। एक दूसरी हो गई कि जो कोई व्यक्ति उसको सूचना दे रहा है और वह व्यक्ति नहीं लिखा रहा, क्या उसका एफआईआर का कंप्लेनेंट पुलिस बन रही है, पुलिस अपनी तरफ से उसकी एफआईआर जो सूचना प्राप्त हुई उसको लिख रही। तो दो तरीके की एफआईआर हो गई, जो व्यक्ति के द्वारा या पुलिस स्वयं उसको इंफॉर्मेशन पर लिखे, दो एफआईआर हो गई। और दो एफआईआर में अगर कोई सूचना प्राप्त होती थाने के बाहर साधक अधिकारी को, तो वो क्या करेगा, अगर ओरल दे रहा तो उसका इंचार्ज उसको निर्देश देगा पुलिस अधिकारी को कि उसको रिटन लिखित करे और उससे दस्तखत कराए। अगर वो रिटन में दे रहा तो उसको आदेशित देगा कि वो जनरल डायरी में उसको लिखे और लिखने के बाद में उसकी एक कॉपी मुफ्त में उस कंप्लेनेंट को दे। और अगर महिला कोई ऐसी सूचना दे रही जिसके साथ में 376 या 354 या 326 या 5509 के तहत कोई घटनाएं घटती है, तो उसे महिला अधिकारी के द्वारा उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी और लिखने के बाद तत्काल उसको मजिस्ट्रेट उसकी जो है स्टेटमेंट लेगा। तो ये सेक्शन 154 बताता है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन था ये। अब इसका सेक्शन 155 कहता है, अभी तो एफआईआर लिख गई, एफआईआर लिखने के बाद में उसमें क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। अभी तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हुई, अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कोई है और वह व्यक्ति थाने पर ओरल या लिखित में सूचना दे रहा है, तो उसमें क्या होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस में अभी 154 में बता दिया। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सेक्शन 155 में अगर कोई सूचना देता है तो क्या करेगा, थाने का बाहर साधक अधिकारी या जो इंस्पेक्टर है वो उसकी जनरल डायरी में सूचना को लिखवाएगा और लिखवाने के बाद में क्या करेगा, उसको मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के लिए भेज देगा, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेगा कि मजिस्ट्रेट उस पर विदाउट मजिस्ट्रेट के आदेश के वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता और उसको प्रिफर कर देगा, उसको भेज देगा किसके पास में, मजिस्ट्रेट के पास में। अगर उसमें सेक्शन 155 के सेकंड सब क्लास सेकंड कहता है, अगर उस पर मजिस्ट्रेट चाहता है, मजिस्ट्रेट देखता है और परफेक्ट फिट केस पाता है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश कर सकता है। और तब जब वो आदेश हो जाएगा तब सब क्लास 3 में कह दिया कि उसको जो थाने का बाहर साधक अधिकारी होगा उस मजिस्ट्रेट के आदेश पर उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब इसका सब क्लास 4 कहता है कि अगर कोई ऐसी एफआईआर है जिसमें कुछ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दोनों चीजें हैं, तो उसमें कहा गया कि अगर किसी एफआईआर में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उस एफआईआर को एज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस ही ट्रीट किया जाएगा और थाने के बाहर साधक अधिकारी या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी के द्वारा उसकी जांच डायरेक्ट की जाएगी। उसमें मजिस्ट्रेट के नहीं कि अगर कोई ऐसी धारा है जो केवल नॉन कॉग्निजेबल है तभी वो मजिस्ट्रेट के लिए भेजेगा और मजिस्ट्रेट उस पर आदेश करेगा, उसके आदेश पर ही थाने का बाहर साधक अधिकारी उस पर जांच करेगा, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उस पर जांच नहीं करेगा। अब सेक्शन 155 कहता है कि पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। अभी नॉन कॉग्निजेबल की एफआईआर हो गई और कॉग्निजेबल की जो सूचना हो गई, दोनों चीजें होने के बाद में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें पुलिस को पावर है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करे। सेक्शन 156 के तहत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन में इसका सब क्लास 1 कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोई भी पुलिस अधिकारी जिसको राज्य सरकार ने निर्देशित किया है, राज्य सरकार ने उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑथोराइज किया है लोअर रैंक से ऊपर के अधिकारी को, तो वह उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है।
और इसमें एक चीज और कही कि अंडर सेक्शन 190 के तहत, सेक्शन 190 के तहत मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। मजिस्ट्रेट भी 190 के तहत ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। अब सेक्शन 157 क्या कहता है कि प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या हो गया? अभी बात हो गई एफआईआर, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल लिख गई, लिखने के बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए कह दिया गया। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके बारे में सेक्शन 157 कहता है कि उसका प्रोसीजर क्या होता है। रिपोर्ट सेंड टू मजिस्ट्रेट। अब इसमें एक बात कही गई कि रिपोर्ट सेंड टू मजिस्ट्रेट, जो एफआईआर लिखी गई उसकी रिपोर्ट किसको भेज दी गई? मजिस्ट्रेट को। प्रोसीड इन पर्सन और डिप्यूट अदर ऑफिसर टू द स्पॉट। अब उस जगह पर जहां पर घटना घटी है, वहां पर घटना के लिए वो कोई अधिकारी को नियुक्त करेगा कि वह अधिकारी उस घटना स्थल पर जाए और वहां पर क्या करे? इन्वेस्टिगेट करे, वहां पर उसका निरीक्षण करे। द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, वहां के फैक्ट्स क्या है और परिस्थितियां क्या है, परिस्थितियों को, घटनाओं को वहां का वह निरीक्षण करे। द केस इफ नेसेसरी द अरेस्ट द ऑफेंडर, अगर ऐसा जरूरत पड़ती है कि वहां पर अभियुक्त को अगर है और ऐसी आवश्यकता होती है कि जो वहां की घटना स्थल से ऐसा प्रतीत होता है कि मामला कॉग्निजेबल है और अरेस्ट करने योग्य है, तो वह अधिकारी उस अभियुक्त को तत्काल अरेस्ट करेगा। लेकिन बट इफ नो ग्राउंड देन शैल नॉट इन्वेस्टिगेट। अगर पुलिस अधिकारी, इसमें सेकंड पार्ट कह दिया 157 के सेकंड पार्ट में, अगर कोई घटना घटी नहीं, फॉल्स इंफॉर्मेशन है और ऐसी चीज इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है, तो पुलिस अधिकारी उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। लेकिन इन रेप केसेस, अगर कोई रेप केसेस हैं तो स्टेटमेंट महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा लिया जाएगा और उसके कोई पारिवारिक सदस्य या उसके माता पिता या रिलेटिव उसके पास में मौजूद रहेंगे। ये इसके नेक्स्ट पार्ट में बताता है। तो सेक्शन 157 में इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताया गया। अब सेक्शन 158 में आ जाता है रिपोर्ट हाउस सबमिटेड। उसकी रिपोर्ट कैसे सबमिट की जाएगी, जो सेक्शन 157 में कहा गया, उसकी रिपोर्ट कैसे की जाएगी। फॉर सेंडिंग मजिस्ट्रेट, जब मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया या राज्य सरकार ने उसको निर्देशित किया, किसको? मजिस्ट्रेट को, कि मजिस्ट्रेट की जांच होगी, थ्रू मजिस्ट्रेट जांच होगी। अभी तो पुलिस ने जांच करी, अब क्या होगा? थ्रू मजिस्ट्रेट जांच होगी। रिपोर्ट हाउस सबमिटेड, तो उसको रिपोर्ट कैसे सबमिट की जाएगी? फॉर सेंडिंग मजिस्ट्रेट, रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गिव्स रिपोर्ट टू द पुलिस ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश किसी राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर नियुक्त किया जाता है तो वह क्या करेगा? अपने उच्च अधिकारी को उसको रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट पर उसका मार्क कराएगा। अगर कोई उसमें कमी है तो वह अधिकारी उसकी कमी को दूर करने के लिए निर्देशित करा सकता है उस एफआईआर पर, और जब कमी दूर हो जाएगी तो भार साधक अधिकारी उस पर निर्देशित कर सकता है कि इसको तत्काल मजिस्ट्रेट के पास में भेज दिया जाए। एनी करेक्शन देन रिटर्न चेक द पुलिस ऑफिसर, देन ही instruct to assure that officer written instruction he will send report to magistrate। इसमें कहा गया है, यही बात है कि जो मजिस्ट्रेट, जो एफआईआर लिखी गई, एफआईआर लिखने के बाद अपने उच्च अधिकारी को भेजा गया, राज्य सरकार ने कहा इसको मजिस्ट्रेट से जांच करानी है, तो ऊपर अधिकारी के पास भेजा गया, ऊपर अधिकारी के द्वारा ही उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया। ऊपर अधिकारी उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद में निर्देश दे सकता है वहां के थाने के इंस्पेक्टर को कि इस पर ये चीज संशोधित करके और इसको प्रष्टाकन करके, इसको निर्देश को लिख करके वो तत्काल मजिस्ट्रेट के पास में भेजे। अब वो मजिस्ट्रेट के पास में उच्च अधिकारी के द्वारा भेज दी जाएगी सेक्शन 158 के तहत।
अब मजिस्ट्रेट के बाद में भेजने के बाद में क्या होगा कि 159 में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करेगा, पावर टू हेल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रारंभिक जांच करेगा मजिस्ट्रेट। जब राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया तो थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया। अब मजिस्ट्रेट उस पर इंक्वायरी कैसे करेगा? गेट दिस रिपोर्ट magistrate can give for investigation if he understood fit then at once proceed। मजिस्ट्रेट के पास में अगर वो एफआईआर जाती है तो वो क्या करे, अगर वो उसको फिट समझता, सही समझता और जांच करने योग्य है तो उसको तुरंत जांच में वह लग जाएगा। और ये भी कर सकता है और डिप्यूट टू एनी मजिस्ट्रेट, वह अपने अंतर्गत अपने अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकता है, सबऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड, कि वह उसकी जांच करे, वो भी वो कर सकता है। टू हेल्ड द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू द अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ, कि वह प्रारंभिक जांच करे कि ऐसी घटना घटी कि नहीं घटी है। वो उसकी प्रारंभिक जांच में अगर पाता है फिट है तो आगे की प्रोसीडिंग करेगा, अगर फिट नहीं पाता है तो उसको डिस्पोज कर देगा, उसको क्लोज कर देगा। ये मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है इसमें 159 में। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो गया, मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हो गया। अब उसके बाद में सेक्शन 160 कहता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। अब पुलिस अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया है, तो घटना का जांच हो गया। घटना की जांच के बाद में अब इन्वेस्टिगेशन विटनेसेस का करना है। तो उसमें कहा गया कि पुलिस अधिकारी को यह पावर दिया गया है कि वह नोटिस जारी करके उस व्यक्ति को थाने पर या अपने जहां पर उचित समझता वहां पर उसको कॉल कर ले और कॉल करके उसका स्टेटमेंट ले। पुलिस ऑफिसर ऑर्डर इन राइटिंग अटेंडेंस बिफोर हिम फॉर टेकिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, कि उसके केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के बारे में जानकारी लेने के लिए उसको वह नोटिस जारी करे। और उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि नोटिस जारी करने पर उसको वह वहां पर जहां पर पुलिस अधिकारी ने बुलाया है वहां पर पहुंचे और सही फैक्ट्स की जानकारी दे। अब कहा कि लेकिन अगर कोई अंडर 15 है, कोई व्यक्ति जो 15 साल से कम का है या एबव 65 या 65 साल के ऊपर का है और लेडीज मेंटल या महिला है या मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड या मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अयोग्य पर्सन है कैंट का, उसको पुलिस अधिकारी कॉल नहीं करेगा। क्या करेगा? वह जहां पर निवास करता है या जहां पर मौजूद है वहां पर जाएगा और जा करके उसकी प्रारंभिक जांच या उसका स्टेटमेंट लेगा। इफ कॉल, अगर उसको ऐसी आवश्यकता पड़ती कि नहीं उसको बुलवाना पड़ेगा, तो राज्य सरकार ने जो उसके भत्ते के लिए कहा, उसके एक्सपेंसेस के लिए कहा, वो एक्सपेंसेस उसको पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराएगा और उसके खर्चे पर वह व्यक्ति आएगा। कौन व्यक्ति? जो अंडर 15 है, जो अंडर 65 है, महिला है, मेंटली या फिजिकली वह डिसेबल्ड है, ऐसे पर्सन के लिए राज्य सरकार ने अगर कोई फंड रखा है तो वो उसके खर्चे पर स्टेटमेंट देने के लिए आएगा, ऐसा पुलिस अधिकारी करेगा। तो ये सेक्शन 160 में उसके निर्देश दिया गया कि उसको कैसे बुलाएगा, कैसे उसकी इंफॉर्मेशन, कैसे उसका स्टेटमेंट फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के लिए बुलाएगा और कैसे लेगा। अब बात आती है कि 160 में उसने बुलाया, अब 161 में उसका स्टेटमेंट लेगा, उसका स्टेटमेंट लेगा 160 में। तो पुलिस ऑफिसर कैन एग्जामिन ओरली to any person about the facts and circumstances of the cases। कोई भी पुलिस अधिकारी जिस व्यक्ति को उसने बुलाया है, जिसके साथ घटना घटी है, उसका वह स्टेटमेंट, उसके फैक्ट्स की, तथ्यों की और परिस्थितियों की जानकारी वह पूछेगा वो मौखिक रूप से, और पूछ करके क्या करेगा? उसको लिखेगा, उसको रिटेन करेगा। सच पर्सन बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस, और वह व्यक्ति जिसको बुलाया गया है या जिसका स्टेटमेंट लिया जा रहा है उसका कर्तव्य है कि जो पुलिस अधिकारी द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका सही सही वास्तविक उत्तर वह दे। रिलेटिंग टू सच केस, और उस केस से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका वह उत्तर सही सही दे।
आफ्टर पुलिस ऑफिसर राइट एंड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, और उसके बाद जब वो पूछ लेगा या पूछते समय वो उसको रिकॉर्ड करेगा, लिखेगा। और उसमें ये भी कहा गया कि वो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑथोराइज है, वो भी वो कर सकता है। लेकिन अगर वुमेन्स स्टेटमेंट, अगर कोई महिला का स्टेटमेंट लेना है जो 354 ABC इनमें से आते हैं, 376 में आते हैं सेक्शन ABCDE और 509 में आते हैं, उनके रिकॉर्डेड बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर। तो जो महिला पुलिस अधिकारी होगी उसके द्वारा किसी महिला के इन सेक्शंस में जो स्टेटमेंट वो दर्ज कराए जाएंगे। तो अभी सेक्शन 161 तक आ गया। इसमें वेरी इजी सिस्टमेटिक सेक्शन है, सिस्टमेटिक अगर इसको पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे। सेक्शन 154(1) में FIR लिखी गई, लिखने के बाद में उसको 154(2) में कॉपी फ्री भी दी गई, और उसके में क्या हुआ कि 154(3) में अगर वो नहीं लिखता तो उसको सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास में बाय रजिस्टर्ड आर रिटन को भेज दिया गया, रिटन करके। अब 155 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लिखेगा और मजिस्ट्रेट को भेज देगा। अगर सेक्शन 155(2) में कह दिया गया अगर मजिस्ट्रेट चाहेगा तो उसको इन्वेस्टिगेट करा लेगा इन्वेस्टिगेशन में। और थर्ड में कह दिया गया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई ऐसी FIR जिसमें नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से ही समझी जाएगी और उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। 155 में कहा, 156 में कह दिया गया कि पुलिस ऑफिसर जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करेगा। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। और 157 में कह दिया गया कि प्रोसीजर, तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा। 158 में कह दिया गया अगर कोई राज्य सरकार कहती है कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट करेगा तो मजिस्ट्रेट को वो कैसे रिपोर्ट भेज देगा। 159 मजिस्ट्रेट उसकी इंक्वायरी करेगा या अपने सबऑर्डिनेट से करेगा। 160 में कह दिया गया कि अब पुलिस अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया तो वो स्टेटमेंट लेने के लिए किसी को रजिस्टर्ड डाक से या किसी भी माध्यम से उसको रिटन में नोटिस भेजेगा और नोटिस पर उसको कराएगा। लेकिन अगर वृद्ध होंगे या 15 साल से कम या 65 साल से ऊपर या महिला होगी या विकलांग होंगे तो उनको वो जाएगी। अगर उनको राज्य सरकार ने कोई फंड उपलब्ध कराया तो उसके खर्चे पर उसको बुलाएगी। 161 में फिर इन्वेस्टिगेट करके उसका स्टेटमेंट नोट करने लगेगी। तो बड़ी सिस्टमेटिक सेक्शन में दिए गए इनमें। और 162 से इसके आगे क्या क्या होगा उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ से ये सेक्शन 154 से लेकर आगे तक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक सेक्शन है। अगर सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो बिल्कुल पूरी की पूरी CRPC में बिल्कुल सिस्टम से लिखा गया याद हो जाएगा। तो हम इसके सेक्शन 162 से नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।